नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो है ये जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है किशोर दास ने। किशोर जी, आपने बताया कि आपकी उम्र है 45 साल की और 4 स्कीम में आप एसआईपी कर रहे हैं। एक है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जिसमें 10,000 रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 10,000 और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को छोड़कर बाकी तीनों फंड्स में आपने कहा है कि आप 10% से स्टेप अप भी यहाँ पर कर रहे हैं और आपका गोल है 10 करोड़ इन 10 ईयर्स। मैं आपको बता दूं कि आप 3 स्कीम में स्टेप अप कर रहे हैं। यदि मैं ये मानकर भी चलूं कि आप चौथी स्कीम में भी स्टेप अप कर लें और हम 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें तो आपका जो यहाँ पर जो टोटल कॉर्पस बन सकता है वो होगा लगभग 1,30,75,000 रुपये। और आप बात कर रहे हैं 10 करोड़ की। 10 करोड़ करने के लिए आपको करीब 3 लाख रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी होगी और साथ में 10% से सभी स्कीम में स्टेप अप करना होगा, यानी 3 लाख रुपए की एसआईपी और उस पर 10% का स्टेप अप हर साल। तब जाकर 10 साल में आप 10 करोड़ रुपए की उम्मीद रख सकते हैं। अगर मैं उम्मीद कर लूँ कि आपको 12 नहीं 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिल जाए आपके इन्वेस्टमेंट पर और आप 40,000 रुपीज़ पर मंथ की जो एसआईपी कर रहे हैं और साथ में 10% से स्टेप अप भी कर लें तो भी 10 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपया ही इकट्ठा हो सकता है। तो आपका टारगेट बहुत बड़ा है, टारगेट थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। इसके लिए या तो आपको, जैसे मैंने कहा, कि एसआईपी का अमाउंट काफ़ी बढ़ाना होगा और अदरवाइज़ आपको जो टेन्योर है वो आगे बढ़ाना होगा, तब ये मुमकिन हो सकता है। जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है, सभी स्कीम्स अच्छी हैं। आपने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड कैप में निवेश किया हुआ है। मिड कैप फंड आपके पास अलग से नहीं है, लेकिन आपको मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप के जरिए प्लस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जरिए भी मिड कैप एक्सपोजर मिल रहा है, तो आप इन स्कीम के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुरेंद्र यादव ने। सुरेंद्र जी, आपने कहा है कि आप मल्टी असेट, बल्कि आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और वहाँ से SWP करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी आप इन्वेस्ट करें और तुरंत आप वहाँ से विड्रॉल शुरू कर दें। ऐसा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी असेट एलोकेशन फंड का मिनिमम एलोकेशन इक्विटी में 65% रहता है। तो यदि आप देखिए कि एक 10 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका 65% से अधिक इक्विटी में जा रहा है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना काफ़ी देखी जा सकती है। तो यदि आप इस स्कीम में निवेश करें, कम से कम 3 साल तक निवेशित रहें और फंड की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाए, उसके बाद में आप SWP शुरू करें, तो ये शायद सही हो सकता है। और वैसे आपने कहा है कि आपकी उम्र 36 ईयर्स की है, तो मेरे हिसाब से तो इसका मतलब ये है कि अभी आप निवेश कर रहे हैं और SWP जो है वो आप शायद अपने रिटायरमेंट के बाद शुरू करेंगे। तो यदि ऐसा है तो बिल्कुल आप इसमें निवेश कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता भी दें कि क्या सच में आप इसमें निवेश करके और 60 ईयर्स या उसके आसपास जो भी रिटायरमेंट एज आपकी हो, तब आप विड्रॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ऐसा चाह रहे हैं कि अभी निवेश करेंगे और तुरंत ही आप यहाँ से पैसे विड्रॉ करना, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसे विड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है साइकट मैटी ने कोलकाता से। मैटी जी, आपने कहा है कि आप कुछ फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, जैसे कि HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000 पर मंथ, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1500 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, SBI स्मॉल कैप में 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000। अब आपने कहा है कि आपके 2 सवाल हैं। एक ये है कि आपको 5,000 रुपये और एडिशनल इन्वेस्ट करना है, तो क्या आपको नई स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्हीं स्कीम में पैसों को डिवाइड कर देना चाहिए? तो नई स्कीम ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में हर तरह के मार्केट कैप वाली स्कीम्स हैं और अच्छी स्कीम्स हैं। लेकिन जो 5,000 रुपये आप निवेश करना चाहते हैं, मेरी राय ये होगी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं
वहाँ पर आप 2,000 रुपये और बढ़ा दें। और उसके अलावा HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप क्योंकि 1,000 कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप 2,000 रुपीज़ बढ़ा सकते हैं। तो 4,000 रुपये यहाँ पर 2 स्कीम में हो जाएंगे और बचे 1,000 रुपये उसे आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में ही आप इन 5,000 रुपये को ऐड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए सही है। आने वाले समय में जब हम देखेंगे कि स्मॉल कैप मिड कैप की वैल्यूएशंस बेहतर हो रही हैं, तब आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है राधिका नाइक ने। राधिका जी, आपने कहा है कि आपका बेटा है 23 साल का और वो इन्वेस्ट कर रहा है अभी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 4,000 रुपीज़ पर मंथ, HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 3,000 रुपीज़ पर मंथ, एडलवाइज मिड कैप फंड में 5,000 रुपीज़ पर मंथ और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में 3,000 पर मंथ। तो सब मिलाकर ये जो टोटल SIP है वो आपकी 15,000 पर मंथ की हो रही है। पहली बात तो ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड में काफ़ी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात की जाए तो ठीक है, उसमें आप जारी रख सकती हैं। और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स में भी 3,000 रुपीज़ आप बिल्कुल निवेश करते रहें। ये तो खैर इंटरनेशनल फंड है। लेकिन जहाँ तक सवाल है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, तो मेरे हिसाब से यदि आप एक एक्टिव फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्टिव फंड रखें पोर्टफोलियो में, तो ये लॉन्ग टर्म में बेहतर साबित हो सकता है। और इस पोर्टफोलियो में क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का एलोकेशन अच्छा है, तो पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव की संभावना काफ़ी देखी जा सकती है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। यदि फ़िलहाल आप ये भी देखें कि यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, तो घबराएं नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, तभी लॉन्ग टर्म में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने कहा है कि 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्ट किया हुआ है और 10% से स्टेप अप कर सकते हैं। 10 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए की उम्मीद आप कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो से। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी कि बेटे के नाम से 20,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्ट हो रहा है, वो कर रहे हैं और 10% से स्टेप अप करेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना पैसा बन सकता है। और 20,000 पर मंथ फॉर 10 ईयर्स एट 12% CAGR, 10% स्टेप अप, तो ये 10 साल में करीब 65 लाख रुपीज़ इकट्ठा होने की उम्मीद है। प्लस क्योंकि आपने 1 साल से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू बन सकती है। और बाकी डिपेंड करता है कि रिटर्न्स किस तरह के मिलते हैं, उस हिसाब से ये टोटल अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपए आप एक्सपेक्ट कर रही हैं 10 ईयर्स में, वो काफ़ी यहाँ पे मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि मैं 12% की जगह ये भी उम्मीद करूँ कि आपको 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिल जाए, तो भी 10 ईयर्स में 75 लाख रुपीज़ ही इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसलिए आपको निवेश की राशि को और बढ़ाना होगा, और या फिर जो समय अवधि है, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसे आप और बढ़ा दें ताकि जो 1.5 करोड़ का आपका टारगेट है वो अचीव हो सके। और फिलहाल यदि 5,000 रुपीज़ आपको ऐड करने हैं, तो मेरी राय ये होगी कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में मैं आपको ऐड करने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। और साथ ही लार्ज कैप इंडेक्स आपके पास है, बट उसमें 4,000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रही हैं, या तो 5,000 रुपये उसमें भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर लें, और फ्लेक्सी कैप के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा अमित कुमार ने। अमित कुमार जी, आपने कहा है कि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सवाल यह है आपका कि 2023 से आपने SBI स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, और यहाँ पर 2,000 रुपीज़ की SIP, 200 रुपीज़ का स्टेप अप, 10 साल का नज़रिया है, रिटर्न्स नेगेटिव हैं, और आपने कहा है कि आप मार्केट की गिरावट से घबराते नहीं हैं, लेकिन डर इस बात का है कि 10 साल के बाद में जो आपका लक्ष्य है घर बनवाना, क्या वो संभव होगा कि नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल अगर 10 साल की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 10 साल में स्मॉल कैप में यदि SIP की जा रही है तो उसके रिटर्न्स भी अच्छे ही होंगे।
लेकिन स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं और ये बात मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, करीब करीब एक साल से मैं ये कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, मिड कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। लेकिन कई बार तो मुझे ऐसे जवाब भी आए हैं कि लॉन्ग टर्म में तो स्मॉल कैप ही बेटर परफॉर्म करते हैं, तो क्यों लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाए। होता यह है कि पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाकर चलने में फ़ायदा होता है, तो पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर होना चाहिए। और जब किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो जाएं तो वहां पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी जरूरी हो जाता है। तो अब आपके लिए एक सलाह है कि यदि आपका निवेश सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में हो रहा है तो बिल्कुल आपको इसे एक फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप सभी तरह का एक्सपोजर है और आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 15 से 25% स्मॉल कैप में एलोकेट हो रहा है, तब आप इस एसआईपी को जारी रख सकते हैं। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा अरुण सर देशपांडे जी ने। और देशपांडे जी, आपने कहा है कि आपके पास 90 लाख का टोटल कॉर्पस है जिसे आपने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है और बाकी का जो पैसा है वो आपने शॉर्ट टर्म फंड में रखा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि आपकी जो ज़रूरत है वो 10 लाख रुपया सालाना है, यानी कि आपका जो घर का एक्सपेंस है वो 10 लाख रुपए का है साल का, और जिसमें से आपको 7,20,000 रुपये रेंट के रूप में आमदनी होती है। तो यदि आपको 10 लाख की ज़रूरत है, 7,20,000 रुपया आपका रेंट से आ जाता है, तो बाकी बचता है 2,80,000 रुपये। और इस वक्त यदि आपने ये इन्वेस्ट किया हुआ है 90 लाख रुपीज़, इसके ऊपर यदि मैं 8% का एवरेज रिटर्न मानकर चलूँ, क्योंकि अब आपने क्योंकि पहले से किया होगा, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना तो अब बंद हो गई है, तो इसमें पहले से निवेश किया हुआ होगा। और साथ ही यदि मैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की बात करूं तो फिलहाल में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.20 है, लेकिन आपने किस रेट पर किया है मुझे नहीं मालूम है। बट सभी का मिलाकर हम अगर 8% भी मान लेते हैं तो 90 लाख पर 8% का मतलब हुआ कि 7,20,000 रुपीज़ आप अर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपका 10 लाख का खर्चा है तो वो रेंट और इसको पकड़कर आसानी से पूरा होता है, बल्कि पैसे बच भी जाते हैं। तो जो पैसे बचते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको खर्चा बढ़ा देना है, आपको पैसे इन्वेस्टेड रखने हैं या उन्हें इन्वेस्ट करते रहना है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका फिलहाल में खर्च 10 लाख रुपए है तो आने वाले समय में ये खर्च बढ़ता रहेगा, महंगाई दर बढ़ने के साथ साथ। तो इसके लिए अगर अभी खर्च 10 लाख का है तो हो सकता है कि अगले साल ये खर्च 10,50,000 का हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो इसके लिए आप जैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट ठीक है। हाँ, जहाँ तक शॉर्ट टर्म डेट फंड का सवाल है, वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से स्विच करके इसे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें ताकि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा हो। लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप डेट में ही रहने दें, कुछ टाइम वेट करें। मार्केट में इस वक्त काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, रिस्क काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो और आपने क्योंकि पहले से डेट में रखा हुआ है तो इस वक्त आप जल्दीबाजी ना करते हुए इसे ऐसे ही डेट में इन्वेस्टेड रहने दें। लेकिन 6 महीने के बाद या उस वक्त या उसके बाद आप मुझसे फिर से सवाल पूछ सकते हैं, जब वैल्यूएशंस ठीक हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। इवन जो पैसा मंथली आपको आ रहा है रेंट के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में, यदि वो आपके महीने के खर्च से ज़्यादा बच रहा है तो उस पैसे की भी आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ मत कीजिए। फिलहाल के लिए आप जो भी पैसा अगर एक्स्ट्रा बच भी रहा है तो उसे शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही आप इन्वेस्ट करते रहें, और फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर बता पाऊंगा कि किस तरह के डेट फंड्स में और कौन सी स्कीम में आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और आप में से बहुत से व्यूवर्स काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे और इस उतार चढ़ाव के माहौल में हो सकता है कि आपको इसका नुकसान हुआ हो, कि आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो शायद थोड़ी कम भी हुई हो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो एक पीक पर था वहाँ से कितना करेक्ट हो गया है और क्या अब आप
अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, और यदि आपको इसको लेकर मेरी कोई मदद चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।